गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर जैनेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैन कॉलेज दुर्वा से हूँ। आज हम लोग सेमेस्टर 1 के CC2 पेपर में हाइपोथेसिस के संबंध में देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हाइपोथेसिस क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। आज हम लोग प्रकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस के प्रकार तथा उसके महत्व पर चर्चा करेंगे। सामाजिक यथार्थ की जटिल प्रकृति के कारण उपकल्पनाओं का कोई एक सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करना अत्यंत कठिन है। समाजशास्त्र में जिन उपकल्पनाओं का प्रयोग किया जाता है उनके कई प्रकार हैं। विद्वानों ने इनको विभिन्न वर्गों में प्रस्तुत किया है। हैज ने इन्हें दो प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। हैज के अनुसार उपकल्पनाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला सरल उपकल्पनाएं तथा दूसरा जटिल उपकल्पनाएं। सरल उपकल्पनाएं ये उपकल्पनाएं हैं जिनमें दो अवधारणाओं के मध्य सहसंबंध स्थापित होते हैं या उन्हें स्थापित किया जाता है। जटिल या मिश्रित उपकल्पनाएं वे हैं जिनमें सामान्यतः दो से अधिक अवधारणाओं के बीच संबंध दर्शाया जाता है। इनमें सहसंबंध सांख्यिकी की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार M.H. गोपाल ने उपकल्पना के लिए निम्नलिखित दो प्रकारों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार पहली अशुद्ध, मिलीजुली अथवा मौलिक उपकल्पनाएं तथा दूसरा विशुद्ध तथा पुनरीक्षित उपकल्पनाएं। अशुद्ध, मिलीजुली अथवा मौलिक उपकल्पनाएं निम्न इस स्तरीय विचारधाराएं होती हैं जो अधिकांशतः केवल संकलित की जा सकने वाली सामग्री को बताती है। ये वर्णनात्मक होती है। इनमें किसी नियम या सिद्धांत की स्थापना नहीं होती तथा ये पिछले निष्कर्षों या नियमों का एवं सिद्धांतों की दृढ़ता प्रदान करती है। दूसरी विशुद्ध तथा पुनरीक्षित उपकल्पनाएं जिसमें अनेक अध्ययनों द्वारा निकाले गए विभिन्न निष्कर्षों पर आधारित होती है। इन उपकल्पनाओं को पुनः तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला सामान्य स्तरीय, दूसरा जटिल स्तरीय तथा तीसरा जटिलतम अंतर संबंधीय चर। इसी क्रम में गुड्डे तथा हट का वर्गीकरण भी तीन प्रकार का उल्लेख करता है। उसमें पहला अनुभविक एकरूपता से संबंधित उपकल्पनाएं। ये उपकल्पनाएं अनुभवात्मक समरूपता के अस्तित्व की विवेचना करती है। ये सामान्यतः सामान्य ज्ञान पर आधारित कथनों की वैज्ञानिक परीक्षा करती है। अर्थात इस प्रकार की उपकल्पनाओं के द्वारा हम ऐसी समस्याओं का अध्ययन कर सकते हैं जिनके बारे में सामान्य जानकारी पहले से ही उपलब्ध हो, जैसे किसी उद्योग के श्रमिकों की जातीय पृष्ठभूमि की विवेचना करना। इस प्रकार उपकल्पना के विरुद्ध निम्न तर्क दिए जाते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में सामान्य जानकारी वाले कथन उपकल्पना का कार्य करते हैं तथा किए गए सर्वेक्षण या तो उस जानकारी की पुष्टि करता है या उनका खंडन करता है। इस प्रकार की उपकल्पना की कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि जिसे सब लोग जानते हैं उसे बताने में कोई नवीनतम नहीं होती। प्रत्येक सामान्य जानकारी वैज्ञानिक जानकारी नहीं होती है। सामान्यतः जानकारी में प्रायः अंधविश्वास एवं शंकाएं भी सम्मिलित होती हैं। दूसरा है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पनाएं। गुड्डे तथा हट के अनुसार दूसरे प्रकार की उपकल्पनाएं जटिल आदर्श प्रारूप से संबंध रखती है। इस उपकल्पनाओं का उद्देश्य प्रचलित तार्किक एवं अनुभवात्मक समरूपताओं के संबंधों का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। ये उपकल्पनाएं विभिन्न कारकों में तार्किक अंतर संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई जाती है। ऐसी उपकल्पना की परीक्षा के लिए तथ्यों के तर्कपूर्ण क्रम को
आदर्श मानकर सामान्यीकरण किया जाता है। फिर उसी आधार पर अन्य तत्वों व घटनाओं की परीक्षा करने तथा उक्त आधार को सार्थक सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार अधिक जटिल शोध के क्षेत्र में पुनः शोध करने के लिए उपकरणों एवं समस्याओं का निर्माण करना इस प्रकार की उपकल्पना का महत्वपूर्ण कार्य है। तीसरी, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पनाएं। इस प्रकार की उपकल्पनाओं में विश्लेषणात्मक परिवर्तनों के अध्ययन के लिए एक प्रकार के लक्षणों से दूसरे प्रकार के लक्षणों में परिवर्तन के मध्य सहसंबंध स्थापित किया जाता है। इस प्रकार की उपकल्पनाएं सूत्रीकरण का सर्वाधिक परिष्कृत तथा लचीला स्वरूप है। उपकल्पना के इस स्तर पर चरों की संख्या का मात्र सिद्धांत ही सीमित कर सकता है। इसमें निरंतर अनुसंधान के अवसर उपस्थित होते रहते हैं। इस प्रकार की उपकल्पनाओं का प्रयोग प्रयोगात्मक अनुसंधानों में किया जाता है। आधुनिक समाजशास्त्र में इस प्रकार की उपकल्पनाओं का महत्व रहा है। उदाहरण के लिए बाल अपराध, छात्र असंतोष आदि के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। इनमें अंतर संबंधों की स्थापना का तार्किक आधार महत्वपूर्ण होता है। संक्षेप में इस प्रकार की उपकल्पनाओं को निम्न विशेषताएं बताई जा सकती है। जैसे अनेक कारक सामाजिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। प्रत्येक कारक उपकल्पना का आधार हो सकता है तथा परिवर्तित परिस्थितियों में कारकों के बीच अंतर संबंध ज्ञात करने के लिए इस प्रकार की उपकल्पनाओं की सहायता ली जा सकती है। यह था उपकल्पनाओं के प्रकार। अब हम देखेंगे उपकल्पना का महत्व। किसी भी वैज्ञानिक अनुसंधान में उपकल्पना का बहुत बड़ा महत्व है। इसके अभाव में किसी भी प्रकार के निश्चयात्मक फल की प्राप्ति संभव नहीं है। जहोदा तथा कुक के अनुसार उपकल्पनाओं का निर्माण तथा प्रामाणिकता वैज्ञानिक अध्ययन के उद्देश्य हैं। यहाँ अनुसंधानकर्ता के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, उसे उद्देश्यहीन रूप में इधर उधर भटकने से रोकती है तथा उसे सत्य के द्वार तक पहुंचाने में मदद करती है। वैज्ञानिक अनुसंधान में उपकल्पना का महत्व निम्नलिखित है। जैसे पहला, उपकल्पना अध्ययन को निश्चितता प्रदान करती है। उपकल्पना में निश्चितता का तत्व पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप अध्ययन को स्पष्टता प्राप्त होती है। इसकी सहायता से शोधकर्ता को स्पष्ट रूप से यह पता चल जाता है कि उसे क्या और कितना अध्ययन करना है, किन तथ्यों को चुनना है और किन तथ्यों को त्यागना है। गुड्डे तथा हार्ट ने इस संबंध में लिखा है कि एक उपकल्पना यही बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं। इससे प्रयत्नों की बर्बादी रुक जाती है और अध्ययन कार्य में यथार्थता पनपने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी सहायता से शोधकर्ता इधर उधर के तत्वों में ना उलझकर केवल संबंधित तथ्यों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनकी सहायता से इसकी सत्यता और असत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। उपकल्पना के अभाव में शोधकर्ता को वही गति होती है जो किसी नाविक कोई अज्ञात समुद्र में कुतूनुमा के बिना होती है। उपकल्पना कितनी भी दोषपूर्ण हो, लेकिन शोध कार्य से फिर भी श्रेष्ठ होती है। दूसरी महत्व, उपकल्पना अनुसंधान क्षेत्र को सीमित करती है। घटनाओं तथा तथ्यों की दुनिया बहुत बड़ी है और किसी भी अनुसंधानकर्ता के लिए यह संभव नहीं कि वह एक विषय से संबंध सभी पहलुओं का एक समय में अध्ययन कर पाए। अगर ऐसा किया गया तो अध्ययन विषय के संबंध में कोई भी विशिष्ट व यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से निरर्थक होता है और इस निरर्थकता को उपकल्पना दूर कर देती है, क्योंकि ये अनुसंधान क्षेत्र को सीमित कर अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू पर अनुसंधानकर्ता का ध्यान आकर्षित करती रहती है। तीसरी महत्व है, उपकल्पना अनुसंधान की दिशा को निर्धारित करती है।
उपकल्पनाएं शोधकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू पर केंद्रित कर देती है और शोधकर्ता उसी के अनुसार एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता चला जाता है। उपकल्पना के आधार पर शोधकर्ता को यह ज्ञात हो जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके काम की चीज़ क्या है और क्या निरर्थक है, उसे किस दिशा को अपनाना है और किसको नहीं। इस प्रकार ठीक ठीक उपकल्पना के माध्यम से न केवल अध्ययन क्षेत्र का ही बल्कि लक्ष्य का भी स्पष्टीकरण किया जाता है। उपकल्पना की चौथे महत्व उद्देश्य की स्पष्टता है। उपकल्पना एक ऐसा मापदंड स्थापित करता है जिससे यह बात स्पष्ट हो जाता है कि अध्ययन का क्या उद्देश्य है। कुछ अध्ययन बहुउद्देश्य होते हैं, अतः उन्हें स्पष्ट करना आवश्यक होता है। जब उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो अध्ययनकर्ता को सामग्री संकलित करने में कठिनाई नहीं होती। वह कई स्रोतों से आवश्यक और अभीष्ट सूचना प्राप्त कर सकता है। कई बार शोधकर्ता उद्देश्य की स्पष्टता के अभाव में इतना भटक जाता है कि अंत में निराश ही हाथ आती है, अतः उपकल्पना भटकाव से बचाती है। उपकल्पना की पांचवी महत्व प्रासंगिक तथ्यों के संकलन में सहायक होना है। उपकल्पना अनुसंधान के क्षेत्र को न केवल सीमित करती है बल्कि उसकी दिशा निर्धारित करती है। परिणाम स्वरूप हम केवल उन्हीं तथ्यों को एकत्रित करते हैं जो हमारे विषय से संबंधित होती है और जिनकी सहायता से उपकल्पना की सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है। लुंडबर्ग ने लिखा है कि बिना किसी उपकल्पना के तथ्यों का संकलन और किसी उपकल्पना को आधार मानकर तथ्यों का संकलन, इन दोनों में केवल यही है कि दूसरी स्थिति में हम जानबूझकर अपनी विचार शक्तियों की सीमाओं को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके उनकी त्रुटियों की गुंजाइश को कम करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि अधिकतर उन विशिष्ट पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो हमारे पूर्वानुभव के अनुभव अनुसार हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार श्रीमती यंग ने लिखा है कि उपकल्पना के प्रयोग में उन तथ्यों की अंधी खोज व अंधाधुंध संकलन पर नियंत्रण होता है जो बाद में अध्ययन किए जाने वाली समस्या के लिए बेकार सिद्ध हो। उपकल्पना की छठवीं महत्व यह है कि निष्कर्ष निकालने में यह सहायक होता है। उपकल्पना के निर्माण के बाद हम वास्तविक तथ्यों के आधार पर उसकी परीक्षा करते हैं। इस परीक्षण में हम या तो यह प्रमाणित करते हैं कि उपकल्पना सही है अथवा यह सिद्ध करते हैं कि उपकल्पना गलत है। दोनों ही दशा में हम यह सत्य निष्कर्ष को निकालते हैं कि श्रीमती यंग के अनुसार वैज्ञानिक के लिए एक नकारात्मक परिणाम उतना ही महत्वपूर्ण और रोचक है जितना कि सकारात्मक परिणाम। दोनों ही अवस्थाओं में हमें सत्य का ज्ञान होता है जो उपकल्पना से ही संभव है। धन्यवाद।